नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के मध्य जो अंतर संबंध पाया जाता है उसको हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो क्रमबद्ध भूगोल और जो प्रादेशिक भूगोल है वो अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे की पूरक हैं। जिसमें हमने बताया था कि क्रमबद्ध भूगोल अगर नींव का निर्माण करती है तो प्रादेशिक भूगोल उसमें खड़ी हुई इमारत का काम करती है। जिसमें हमने देखा था हार्टसोन महोदय ने क्या कहा है, कार्ल रिटर महोदय ने क्या क्या कहा है। इसके अलावा भी हमने कई विद्वानों को देखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है भौगोलिक अध्ययन के उपागम, यानी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपागम का मतलब क्या होता है। उपागम का मतलब होता है एक दृष्टिकोण, यानी किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। यानी कि अब हम इसमें देखेंगे कि भूगोल के जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने भूगोल के अध्ययन को किस नज़रिए से देखा है, कि भूगोल किस चीज़ का अध्ययन करता है। बेसिकली आपको यही समझना है कि उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण या नज़रिया किसी भी चीज़ को देखने का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, अगर जैसे हम इस चित्र को ऐसे बना दें अगर, तो इसको देखने का सबका नज़रिया अलग होगा। यानी मैं अगर देखूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये दूसरी चीज़ है, कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो अपने हिसाब से कहेगा कि ये दूसरी चीज़ है, तीसरा व्यक्ति कहेगा तो वो भी अपने हिसाब से कहेगा कि ये तीसरी चीज़ है। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने भूगोल को भी अलग अलग रूप में देखा। किसी ने कहा कि ये क्षेत्रीय अध्ययन है, तो किसी ने कहा ये ऐतिहासिक अध्ययन है, तो किसी ने कहा कि ये पारिस्थितिकी अध्ययन है। तो ये इसी को हम उपागम या दृष्टिकोण कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अलग अलग विद्वानों ने जो कहा है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ये हमने पहले भी कहा है कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं, तो वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को कहते हैं, जो कि दोनों जर्मनी के थे। आपको ये भी याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। ठीक है, इसके बाद इन दोनों विद्वानों ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही भूगोल को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया था। ठीक है, हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन में क्रमबद्ध विधि को अपनाया तथा रिटर ने प्रादेशिक विधि को अपनाया। ये भी आप याद रखेंगे कि क्रमबद्ध भूगोल के समर्थक हम्बोल्ट हैं और प्रादेशिक भूगोल के समर्थक कार्ल रिटर हैं। जबकि हमने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि ये दोनों समर्थक तो थे इनके, लेकिन ये मानते थे कि एक दूसरे की ये पूरक हैं, यानी क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जबकि कार्ल रिटर ने तो यहाँ तक कहा कि क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधियाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जैसे आपका सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल, उसी प्रकार क्रमबद्ध और प्रादेशिक विधियाँ भी सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा था, तो कार्ल रिटर ने कहा था। ठीक है, हम्बोल्ट और रिटर के पश्चात भूगोल के आयाम यानी डायमेंशंस में निरंतर विस्तार होता गया और स्थानिक यानी कि भौगोलिक अध्ययनों में अनेक उपागमों तथा अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो स्थानों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस स्थान के अध्ययन में अनेक उपागमों का प्रयोग होने लगा और अध्ययन विधियों का प्रयोग होने लगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही भूगोल का विकास दो प्रधान शाखाओं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में होने लगा था। ठीक है, भौतिक भूगोल के अध्ययन में मुख्यतः प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का और मानव भूगोल में सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, प्राकृतिक अब विज्ञान आपके पता है, जैसे कि आपकी बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ, ये सब प्राकृतिक विज्ञान होते हैं। सामाजिक विज्ञान में आप जानते हैं कि जैसे आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये सब सामाजिक विज्ञान है। तो इनकी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं, यानी कि भूगोल में कुछ उपागमों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे क्रमबद्ध उपागम यानी सिस्टमैटिक अप्रोच, प्रादेशिक उपागम यानी रीजनल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम यानी हिस्टोरिकल अप्रोच, क्षेत्रीय उपागम या स्थानिक उपागम यानी एरियल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशियल अप्रोच, भूदृश्य उपागम यानी लैंडस्केप अप्रोच, ठीक है, और पारिस्थितिकी उपागम यानी इकोलॉजिकल अप्रोच, और अवस्थितिक विश्लेषण उपागम यानी लोकेशनल एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख उपागम हैं जिनका भूगोल में उपयोग किया जाता है, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो PDF है, आपको अगर इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आते हैं तो पार्ट 2 में इसका PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं इन उपागमों को। सबसे पहला उपागम है आपका क्रमबद्ध उपागम। वैसे हमने क्रमबद्ध उपागम पर पहले भी बात की है, इसे अभी भी देख लेते हैं। ये भौगोलिक अध्ययन का एक मौलिक उपागम है, यानी कि सबसे पहला उपागम यही था। प्राचीन उपागम भी है और मौलिक उपागम भी, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को एक पूर्ण इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों का क्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें संपूर्ण पृथ्वी को या संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई माना जाता है, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन क्षेत्र की, अब ये भी देख लेते हैं कि अगर हमने इस क्षेत्र को मान लीजिए एक पूर्ण इकाई माना है तो किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले उसकी स्थिति और विस्तार देखेंगे। स्थितियां हमने आपको पहले भी बताई थी कि 3 प्रकार की होती हैं: ज्यामितीय स्थिति, प्राकृतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति, ठीक है। स्थिति और विस्तार देखेंगे, वहाँ का उच्चावच देखेंगे कि यहाँ पे पर्वत पठार मैदान कैसे हैं। संरचना देखेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की चट्टान है, जैसे कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान है। वहाँ का अपवाय देखेंगे कि नदियों का अपवाय प्रतिरूप कैसा है। वहाँ की जलवायु देखेंगे, यानी कि तापमान और वर्षा को देखेंगे। मिट्टी देखेंगे, खनिज है, प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु आदि प्राकृतिक तत्व। ये आपके प्राकृतिक तत्व हैं, ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक तथ्यों का, ठीक है, और मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी आपके प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय तत्व कौन से हैं आपके, जैसे कृषि है, पशुपालन, खनन, विनिर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि, मानव व्यवसाय, जनसंख्या, अधिवास आदि का क्रमशः अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में आपको अध्ययन करने के लिए दिया जाता है कि आप उस क्षेत्र का अध्ययन करके लाइए, तो आप इन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और संपूर्ण इकाई को मानकर इन सब का अध्ययन करेंगे तो वो आपका क्रमबद्ध विधि होगी, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रमबद्ध भूगोल विषय प्रधान होता है, ये भी आप याद रखेंगे कि विषय प्रधान होता है। अतः क्रमबद्ध रीति से अध्ययन के अंतर्गत आधार तथ्यों का अध्ययन पहले और आधारित तथ्यों का बाद में किया जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ छूट गया है, तो सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, तो आधार तथ्यों का, यानी कि जिस इकाई को हमने सेलेक्ट किया है उसमें आधार तथ्यों का अध्ययन करते हैं पहले, फिर इसके बाद आधारित तथ्यों का बाद में करते हैं, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि क्रमबद्ध रीति से अध्ययन में विषयों यानी टॉपिक्स का निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके उनका अध्ययन संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। जो अभी ऊपर बताए गए यही आपके सारे टॉपिक्स थे, ये जो बताए गए हैं आपको, ये जो बताए गए हैं इन्हीं टॉपिकों का क्रमबद्ध अध्ययन ही किया जाता है। यानी पहले स्थिति और विस्तार से लेकर के अधिवास तक एक क्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति को विकसित करने में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान हम्बोल्ट का है। हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मॉस। ये आपको याद रखनी है कि कॉस्मॉस किसकी पुस्तक है, तो हम्बोल्ट की। और हम्बोल्ट किसको मानते थे, तो क्रमबद्ध विधि को मानते थे, ठीक है। हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति अनुभाविक और आगमनात्मक थी, ठीक है। अनुभाविक का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए इस क्षेत्र को हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ हम स्वयं जाकर के तथ्यों का निरीक्षण करेंगे और परीक्षण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। आगमनात्मक का मतलब होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। हमने पहले बताया था कि पहले खुद जा कर के वहाँ देखेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, इसके बाद जो नियम है उसे हम प्रतिपादित करेंगे। ये आगमनात्मक विधि में होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं अगला उपागम है आपका प्रादेशिक उपागम यानी रीजनल अप्रोच। ठीक है, प्रादेशिक विधि के द्वारा संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को लगभग समान प्रकृति वाले क्षेत्रों के अनुसार कुछ खंडों यानी प्रदेशों में विभक्त कर लिया जाता है और तदुपरांत प्रत्येक प्रदेश और या क्षेत्रीय इकाई का अलग अलग क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये संपूर्ण क्षेत्र है आपका, तो अगर हमें इस पूरे का अध्ययन करना है तो हम इसे अलग अलग प्रदेशों में बांट लेंगे और प्रदेश कैसे होंगे, जो समान प्रकृति यानी समान विशेषता वाले होंगे। मान लीजिए एक प्रदेश ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी ए बी सी डी ये प्रदेश हो गए। और जब हमने अभी आपको पिछले में बताया कि क्रमबद्ध विधि से, यानी कि जो टॉपिक्स ऊपर बताए गए हैं उनका अलग अलग क्षेत्र में सारे टॉपिक्स जो विषय हैं उनका अध्ययन किया जाएगा और ये अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे पूरे क्षेत्र के बारे में। तो ये आपकी प्रादेशिक विधि है। ठीक है, किसी संपूर्ण क्षेत्र या भूखंड को चयनित आधारों पर अनेक उपविभागों या प्रदेशों में विभाजन की प्रक्रिया को प्रदेशी या रीजनलाइजेशन कहते हैं। तो प्रदेशीकरण भी समझ गए आप कि कुछ आधारों पर किसी क्षेत्र को अलग अलग प्रदेशों में विभक्त करना प्रदेशीकरण कहलाता है। ठीक है, जब विश्व के भूगोल का अध्ययन उसके विभिन्न प्रदेशों के अनुसार किया जाता है तब हम उसे विश्व का प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, जैसे चाइना और जापान का भूगोल, यूरोप का भूगोल, अफ्रीका का भूगोल, अमेरिका का भूगोल, भारत का भूगोल, ये आपका क्या है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल है। ठीक है, अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अलग अलग अध्ययन को विश्व का प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के विकास में कार्ल रिटर की पुस्तक है अर्धकुंडे। ये भी आप याद रखेंगे कि कार्ल रिटर प्रादेशिक विधि के समर्थक थे और इनकी पुस्तक का नाम है अर्धकुंडे, जबकि हम्बोल्ट क्रमबद्ध विधि के समर्थक थे, उनकी पुस्तक का नाम है कॉसमॉस। ठीक है, का योगदान केंद्रीय महत्व का है। और यहाँ पे जो आपके हम्बोल्ट हैं वो आगमनात्मक को मानते हैं, आगमनात्मक विधि को मानते हैं, जबकि रिटर निगमनात्मक विधि को मानते हैं। निगमनात्मक का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए रिटर क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। ये हमने पहले भी बताया आपको। प्रादेशिक भूगोल के विकास में 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं जैसे कि वाइडल डी लाब्लास तथा उनके शिष्यों जैसे गालो, ब्रूंज, ठीक है, ब्रूंज, ब्लांशर, डी मार्तोन आदि का उल्लेखनीय कार्य रहा है। यानी कि प्रादेशिक विधि के विकास में या उपागम के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान फ्रांसीसी विद्वानों ने दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला उपागम है आपका ऐतिहासिक उपागम यानी हिस्टोरिकल अप्रोच। इसे भी हम देख लेते हैं। ये भौगोलिक अध्ययन का वह विशिष्ट उपागम है जिसके अंतर्गत किसी भौगोलिक तत्व या तत्वों का विश्लेषण समय या काल अवधि के संदर्भ में किया जाता है, यानी टाइम और पीरियड के संदर्भ में किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी भौगोलिक तत्व का मतलब मैं बता दूं आपको कि जो भी तत्व मानव को प्रभावित करता है वो आपका क्या है, भौगोलिक तत्व ही होता है। ठीक है, तो किसी भी भौगोलिक तत्व का जब हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं यानी उसकी उत्पत्ति, विकास और उसके विनाश का अध्ययन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ऐतिहासिक उपागम कहलाता है। ठीक है, उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित होने के कारण इसे उत्पत्ति मूलक उपागम यानी जेनेटिक अप्रोच और या विकासात्मक उपागम यानी एवोल्यूशनरी अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके कितने नाम हो गए, 3 नाम हैं ऐतिहासिक उपागम के। उत्पत्ति मूलक उपागम क्योंकि उत्पत्ति से संबंधित है, विकास मूलक उपागम या विकासात्मक उपागम क्योंकि ये विकास से भी संबंधित है। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक मानवीय तत्व या भूदृश्य के विकास काल यानी ऐतिहासिक काल में कुछ प्रमुख विकास अवस्थाएं पाई जाती हैं जो विकास प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं। किसी भी तत्व का विकास प्रायः चरणबद्ध रूप में होता है, यानी भी कोई भी तत्व है या घटना है उसका एकदम से विकास नहीं होता,
उसकी कुछ अवस्थाएं पाई जाएंगी या उसका चरणबद्ध तरीके से विकास होगा। जैसे कि इंसान की ही अगर बात करें तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहले उसकी बाल्यावस्था है, फिर युवावस्था है, फिर वृद्धावस्था है, और फिर इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है। विभिन्न विकास अवस्थाओं यानी ग्रोथ स्टेज से होकर गुजरता है कोई भी तत्व है जो। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत सामान्यतः संपूर्ण अध्ययन अवधि को कुछ प्रमुख कालिक विभागों में वर्गीकृत करके अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, अभिनव काल आदि। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कालों को भी, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, अभिनव काल। तो इस प्रकार हम कालिक विभागों में वर्गीकृत कर लेते हैं जब किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल, चिरसम्मत या प्रतिष्ठित काल, पुनर्जागरण काल, वर्तमान या आधुनिक काल आदि कालिक विभागों के अनुसार भी विकासात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। भू आकृति विज्ञान में सामान्यतः अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र की व्याख्या ऐतिहासिक उपागम के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र दिया किसने था, तो डेविस महोदय ने दिया था। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र को 3 अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में विभक्त करके स्थल रूप के विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया था। ठीक है। यानी कि उन्होंने जो भौगोलिक चक्र दिया था उसकी 3 अवस्थाएं बताई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, यानी यूथ स्टेज, मेच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। इसी प्रकार ग्रिफिथ टेलर यानी जी टेलर ने अपने नगरीय भूगोल की पुस्तक में ऐतिहासिक उपागम का ही प्रयोग किया था। ठीक है। और उन्होंने विकास क्रम के अनुसार नगरों की 7 अवस्थाएं बताई थी। ये दोस्तों याद रखेंगे, ये पूछी जाती हैं कि नगरों की 7 अवस्थाएं ग्रिफिथ टेलर ने बताई थी, तो वो कौन कौन सी थी, या नगरों को कितनी अवस्थाओं में बांटा था, तो 7 अवस्थाओं में। जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रपौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। यही आप तुलना मानव के विकास से भी कर सकते हैं। मानव पहले शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रपौढ़ावस्था और जीर्णावस्था आती हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार लेविश मम्फोर्ड महोदय ने सामाजिक आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए नगरों को 6 अवस्थाओं में बांटा था। ये दोस्तों क्वेश्चन इस बार पीजीटी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, कि लेविस मम्फोर्ड ने नगरों की कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो आपका आंसर होगा 6 अवस्थाएं। ठीक है। इसी प्रकार नोटेस्टीन के द्वारा जनसंख्या वृद्धि संबंधी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऐतिहासिक उपागम के अनुसार जनसंख्या विकास के अध्ययन पर ही आधारित है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी थी, तो नोटेस्टीन महोदय ने दी थी। ठीक है। इस प्रकार भिन्न भिन्न कालखंडों के अनुक्रमिक और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम संबंध क्षेत्र की भौगोलिक परिवर्तनशीलता का वास्तविक आकलन करने में समर्थ हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका ये क्षेत्र है कोई, तो इसका विकास वर्तमान तक कैसे हुआ है, यानी क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अगर हम ऐतिहासिक उपागम के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो हम अलग अलग समय में बता पाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं, यानी भौगोलिक परिवर्तन का वास्तविक आकलन हम कर पाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार के भौगोलिक अध्ययन को हार्टसॉन ने ऐतिहासिक भूगोल की संज्ञा दी है। ठीक है। इसके बाद आगे जो स्मिथ महोदय हैं यानी सीटी स्मिथ ने 1965 में अपने एक लेख में ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन की निम्नलिखित 4 प्रमुख पद्धतियों की पहचान की। किसने? स्मिथ ने। कब? 1965 में। और कितनी अवस्थाएं? 4 प्रमुख। कौन कौन? ऐतिहासिक, नंबर 1 ऐतिहासिक विकास में भौगोलिक तत्वों की भूमिका की व्याख्या करना। ठीक है। भूदृश्यों के परिवर्तनशील स्वरूप का काल के संदर्भ में व्याख्या करना, दूसरी है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक कालखंडों के भूगोल का तथ्यपरक व्याख्या करना।
काल चक्र के साथ साथ भौगोलिक भूदृश्यों में आए परिवर्तन का रहस्य उद्घाटन करना यानी कि कारण बताना। ठीक है, तो ये आपके स्मिथ महोदय ने 4 बताए हैं। इसके बाद अगला उपागम है आपका क्षेत्रीय भिन्नता या स्थानिक उपागम यानी एरियल डिफरेंशिएशन या स्पेशियल अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर शब्दों पे जाएंगे तो क्षेत्रीय भिन्नता यानी अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं वो भिन्नता रखते हैं, विशेषताओं में भिन्नता रखते हैं। ठीक है, स्थानिक उपागम का मतलब है कि अलग अलग स्थान जो होते हैं वे एक दूसरे क्षेत्र से भिन्न होते हैं, ये स्थानिक उपागम है। ठीक है, तो अब हम इसे देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक यानी 1898 में रिच्टोफेन ने अपने एक लेख में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना रिच्टोफेन। उन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस बताया और स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है। किसने बताने की कोशिश की? रिच्टोफेन ने। और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हेटनर ने जर्मन भाषा में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से क्षेत्रीय भिन्नता के स्पष्टीकरण को ही भूगोल का प्रमुख उद्देश्य माना है। कौन? हेटनर ने। ठीक है, वो आगे लिखते हैं, हेटनर के अनुसार प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भूगोल क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा है। यानी कि हम प्राचीन समय में जाएं और वर्तमान समय में तक लें अगर, तो भूगोल किसका अध्ययन करता रहा है? तो क्षेत्रों का ही अध्ययन करता रहा है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, हेटनर ने यह भी लिखा है कि भूगोल में पृथ्वी के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं के भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। उनके अनुसार भूगोल भूतल यानी पृथ्वी की सतह की प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीपों, देशों, जनपदों और स्थानों के संदर्भ में करता है। ठीक है, भूतल आपको कई बार बताया जा चुका है कि पृथ्वी में भूतल का अर्थ होता है 3 क्षेत्रों को लिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपके? पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट, निचला वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, हेटनर से पहले जर्मन भूगोलवेत्ता रिच्टोफेन, ठीक है, ने स्पष्ट कर दिया था कि भूगोल पृथ्वी की सतह तथा उसके क्षेत्रीय उपांगों का अध्ययन है। भौगोलिक चिंतन में रिच्टोफेन द्वारा प्रतिपादित क्षेत्रीय विवेचन के दृष्टिकोण के व्यापक प्रचार प्रसार में हेटनर का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि कोरोलॉजिकल साइंस यानी क्षेत्रीय विज्ञान किसने दिया, तो हेटनर ने दिया। एरियल डिफरेंशिएशन किसने दिया, तो हेटनर ने दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया था। हेटनर के नेतृत्व में स्थानिक विवेचन यानी कोरोलॉजिकल दृष्टिकोण जर्मनी में भौगोलिक अध्ययन के मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में स्थापित हो गया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हार्टसोन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेचर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल की प्रकृति, ये पुस्तक भी आप याद रखेंगे कि नेचर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल की प्रकृति किसकी पुस्तक है, तो हार्टसोन की है। कहाँ के थे? अमेरिका के माध्यम से हेटनर के दृष्टिकोण का ही प्रचार प्रसार किया। हेटनर ने कहाँ पे किया था? तो जर्मनी में किया था। और हार्टसोन ने कहाँ पर प्रचार प्रसार किया? तो अमेरिका में किया। ठीक है, हेटनर रिच्टोफेन के सहयोगी और शिष्य दोनों थे। ये भी आप याद रखेंगे कि हेटनर किसके शिष्य थे, तो रिच्टोफेन के शिष्य थे और सहयोगी भी थे। उन्हें भूगोल में क्षेत्रीय परिदृष्टि की प्रेरणा रिच्टोफेन से ही प्राप्त हुई थी। रिच्टोफेन का मानना था कि भूगोल पृथ्वी की सतह का विज्ञान है, यानी ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। कौन मानता था? रिच्टोफेन। हेटनर ने रिच्टोफेन की परिभाषा में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि भूगोल वस्तुतः पृथ्वी की सतह की स्थानिक भिन्नताओं पर केंद्रित अध्ययन है। जबकि रिच्टोफेन ने क्या बताया कि भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है, लेकिन हेटनर ने क्या कहा कि पृथ्वी की सतह का तो है लेकिन स्थानिक भिन्नताओं पर केंद्रित अध्ययन है। यानी एक्चुअली ज्योग्राफी इज द साइंस सेंटर्ड ऑन स्पेशियल वेरिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इस प्रकार
20वीं शताब्दी के अधिकांश फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक अध्ययनों में क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार भौगोलिक विश्लेषण को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, यानी कि सभी, चाहे फ्रांसीसी हो, ब्रिटिश हो, जर्मनी हो, सब मानते थे कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का ही अध्ययन है। ठीक है, क्योंकि भूगोल की मूल विषय वस्तु स्थान व क्षेत्रीय, ये हमने पहले भी बताया है कि भूगोल की आत्मा किसे कहते हैं, तो स्थान व क्षेत्र को ही कहते हैं, और मूल विषय वस्तु भी यही है, और जो कि स्थानांतर से भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, यानी अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता F.K. शेफर ने 1953 में प्रकाशित एक लेख भूगोल में अपवादवाद यानी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ये दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनता है आपसे, कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी यानी भूगोल में अपवादवाद किसने दिया था, तो शेफर ने दिया था। कब? 1953 में, और ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। ठीक है, इस लेख के माध्यम से हेटनर और हार्टसोन के विचार तथा अध्ययन विधि की कटु आलोचना किया और भूगोल को अन्य विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ या प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्ट विज्ञान के दर्शन और अध्ययन पद्धति को अपनाने की जोरदार संस्कृति। तो देखा आपने कि हेटनर और हार्टसोन की आलोचना की थी किसने, तो शेफर महोदय ने, और कौन सा लेख लिखा था, भूगोल में अपवादवाद यानी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी 1953 में लिखा था, और ये अमेरिका के थे। और इन्होंने बताया कि भूगोल कोई क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ और प्रत्यक्षवादी चिंतन पर ही आधारित एक अध्ययन है। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप शेफर के ये कहने के बाद ही अमेरिका में 1950 के दशक के मध्य से प्रत्यक्षवाद पर आधारित मात्रात्मक परक अध्ययन विधि का प्रयोग आरंभ हुआ, और कुछ ही वर्षों में क्षेत्रीय भिन्नता पर अध्ययन उपागम का स्थान मात्रापरक वस्तुनिष्ठ अध्ययन उपागम ने ले लिया। ठीक है, यानी कि इस उपागम के स्थान पे मात्रात्मक क्रांति आई आपकी। इस प्रकार 1950 से 60 के दशक का नया भूगोल अंतः क्षेत्रीय प्रवाहों से निर्मित प्रतिरूपों के ज्यामितीय एवं गणितीय विश्लेषण या व्याख्या पर केंद्रित हो गया। यानी कि अब 1950 और 60 के दशक में ज्यामितियों का प्रयोग गणितीय विश्लेषण पर यानी गणित का अधिक प्रयोग किया जाने लगा, और इसी पर यह केंद्रित होकर रह गया। इसके बाद अगला उपागम है आपका लैंडस्केप अप्रोच। ठीक है दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसकी बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो में जो होगा आपका। अभी हम यहीं तक रुकते हैं। ठीक है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमने बात की कि जो भूगोल के उपागम हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, क्षेत्रीय भिन्नता और स्थानिक उपागम, इन चारों पर हमने बात की आज। ठीक है दोस्तों, और हमने इसमें देखा कि अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो बात है हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में से, यानी कि पार्ट 2 में बात करेंगे जब हम और वहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो PDF है इस टॉपिक से संबंधित वो भी आपको पार्ट 2 का जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।